हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम पूरे चैप्टर का थियोरी रिवीजन करने वाले हैं। क्लियरली बोल रहा हूँ, थियोरी रिवीजन करने वाले बेटा हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स जो आपको पहले करवाए गए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। थोड़े बहुत और जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अगर कुछ मुझे लगेगा तो मैं आपको करा दूंगा। आज प्लीज़ आज का आप ध्यान से देखिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का वीडियो बनेगा, इसमें पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। बट ऑब्वियसली आपने अगर पहले के वीडियोस देखे तो ही आपके रिविजन जैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप यही वीडियो देखें तो आपको पूरा पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लाइट। बेटा लाइट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हमें हमारे आसपास की चीजें दिखना शुरू होती है। कैसे होता है? लाइट आती है सोर्स से, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखना शुरू होता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हम लोग मेजरली चैप्टर में मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मिरर क्या होता है? मिरर एक हाईली पॉलिश सर्फेस होता है जिसमें जितनी लाइट आती है मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम फॉलो करते हैं। क्या क्या है? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये दो लॉस हम लोग फॉलो करते हैं। बेटा ये दोनों लॉस प्लेन मिरर हो या कर्व मिरर हो, दोनों में फॉलो हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बेटा प्लेन मिरर हमारा कैसा इमेज बनाता है उसके बारे में देखते हैं। बेटा प्लेन मिरर के जो इमेज की प्रॉपर्टीज है, पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई एम प्रीटी श्योर आपको वर्चुअल का मतलब समझ चुका है। सेकेंड है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मतलब u इज इक्वल टू वी, ये भी आपको समझता है। थर्ड है ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, मतलब h इज इक्वल टू h डैश। और लास्ट आता है लैटरली इन्वर्टेड, मतलब कहते हैं साइडवेज उसको रिवर्स किया गया है। आपका लेफ्ट वहां का राइट, वहां का राइट आपका लेफ्ट, वो बन जाता है। ठीक है बेटा, जो लैटरली इन्वर्टेड है ना, ये प्लेन मिरर हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स मिरर, सब में लैटरली इन्वर्टेड इमेज हमारे बनना शुरू हो जाते हैं। अब बेटा प्लेन मिरर का डेफिनेशन क्या है? बेटा वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, और स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर सेम ही होता है। उसका मतलब क्या है? वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो। अगर कर्व्ड इनवर्ड है तो कॉन्केव मिरर रहेगा, कर्व्ड आउटवर्ड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। फिर एक ही होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब जो डेफिनेशन अब बता रहा हूँ प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज पार्ट दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या दिस कर्व मिरर इज। ठीक है, इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है इट इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर हुज पार्ट दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज या दिस कर्व मिरर इज, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या? पोल। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, इसे डिनोट हम लोग कैपिटल पी से करते हैं। द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम सिर्फ फोकस भी बोल सकते हैं। बेटा इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where rays parallel to principal axis after reflection converge in case of concave mirror or diverge in case of convex mirror। अगर कॉन्वर्ज कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर रहेगा, अगर डाइवर्ज कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो बेटा सिर्फ कन्वर्ज के बारे में लिखना। अगर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बोला तो सिर्फ डाइवर्ज के बारे में लिखना पड़ेगा। फेयर टिल हियर? बेटा देखिए, क्योंकि कॉन्केव मिरर में रेस कॉन्वर्ज करते हैं इसलिए उसे कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में क्योंकि रेस डाइवर्ज करते हैं इसीलिए उसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एफ से करते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। बेटा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल एफ इन फोकल लेंथ क्या होता है? कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f। फिर एक चीज होती है अपर्चर। अपर्चर खुद्दू सा है, वो क्या है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। अब देखिए बेटा, प्लेन मिरर जो है बेटा मेरा, प्लेन मिरर को मैं कर्व मिरर बोल सकता हूँ। ऐसे कैसे? बेटा हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी दूर पे हमारा फोकस होगा, उसे इसलिए हम लोग बोल देते हैं प्लेन मिरर भी मेरा कर्व मिरर होगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है। फिर बेटा देखिए, अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस हम देख चुके हैं पहले, बट अब आप लोगों को मेच्योरिटी बढ़ चुकी है। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पर कैप्चर कर पाते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देता हूँ, रियल इमेज जो हम लोग मूवी थिएटर वगैरह में बैठ के जो देखते हैं ना, वो इमेज प्रोजेक्ट होती है, वो थी रियल इमेज। वही चीज़ अगर मैं अपने आप को कांच के अंदर देखूँ तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर, वो बनती है वर्चुअल इमेज मेरी। बेटा जब रे डायग्राम बनाते हैं तो जब रिफ्लेक्टिंग रेस एक्चुअल में मीट होती थी ना, तो वो बनाता था हमारा रियल इमेज। अगर रेस रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट हो तो ये बनता है रियल इमेज, अगर रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू मीट हो तो ये बन जाता है हमारा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अब क्योंकि आपने मिरर और लेंस आगे का जो है अपना पार्ट जो रिवाइज करने वाले वो देख चुके हैं, तो आपको ये पता होगा रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस से बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज हमारा कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर,
कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सबकी सब वर्चुअल इमेजेस बना सकते हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा हमेशा 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 हमारा वर्चुअल इमेज बनाएगा, तब प्लेन मिरर बोल सकते हो आप, कॉन्वेक्स मिरर भी बोल सकते हो आप, कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले हमने कभी डिस्कस नहीं किया था, आज हमने कर लिया है। फिर बेटा ये रे डायग्राम बनाने के रूल्स वगैरह थे, ये आई होप आपको पता हो कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से दूर भागना शुरू हो जाती है। अगर रे फोकस पे से पास हो रही है कॉनकेव मिरर में, तो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और यही कॉन्वेक्स मिरर कि अगर इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेती है। इसका पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है बेटा बताता हूँ कि अगर कोई भी रे अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मतलब वो अलोंग द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के ऊपर से जा रही है, मतलब नॉर्मली गिर रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा जीरो हो चुका है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो रहेगा, तो अपना पाथ को आपस से वो रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, और यही अगर कॉन्वेक्स मिरर है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भी अपने पाथ रिट्रेस कर लेती है। बेटा देखो, अगर कभी मुझे नॉर्मल बनाना है तो जहाँ पे मिरर पे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ूंगा तो वो मेरा नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, अगर कोई रे पोल के ऊपर आती है, वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है वो। ठीक है, फिर ये अलग अलग हमने रे डायग्राम्स का पोजिशन वगैरह प्रॉपर तरीके से देखा था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से ये चीज़ किया हुआ है, प्रैक्टिस भी की हुई है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को धीरे 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 लेंस के आगे मिरर के पास लाता हूँ टिल फोकस, तो मेरा इमेज दूर जाना शुरू होता है और बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का भी ये रे डायग्राम, आई होप आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट कब कहाँ रखा है तो कैसा इमेज बनाता है ये आपको पता चल जाता हो। ठीक है, इसमें भी जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाता हूँ मैं, मेरा इमेज का साइज बढ़ता है। इसमें इमेज हमेशा मेरा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा या फोकस के ऊपर बनेगा और कहीं नहीं बनता है। अब देखिए यूजेस, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है बेटा, ये हेडलाइट, सर्च लाइट या टॉर्च लाइट में यूज होता है। क्यों बेटा, अपन लेंस अपन जो बल्ब रहता है अपना, उसको अगर फोकस पे, मिरर के फोकस पे रखा, वहां से रेज आना शुरू हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल हो गई वो तो दूर दूर तक के जाएगी, तो मुझे ज़्यादा दूर तक का दिखना शुरू हो जाता है। शेविंग मिरर में यहाँ पे जो डेंटिस्ट लोग अपने इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं, देखो कॉनकेव मिरर हमारा वर्चुअल इमेज जो बनाता था वो इरेक्ट और एनलार्ज रादर बड़ा बनाता था, तो इसलिए यूज होता था। देखिए, कॉनकेव मिरर अपना वर्चुअल इमेज बड़ा बनाता है, एनलार्ज बनाता है हमेशा, प्लेन मिरर सेम साइज बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश बनाता है। ये तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी होता था कि हमको मिरर को कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो उसी कारण से कॉनकेव मिरर यूज करता हूँ। कॉन्वेक्स यूज करूँगा तो और छोटा दिखेगा, इसलिए मैं कॉनकेव यूज करता हूँ कि मुझे एनलार्ज दिखे। सोलर हीट फर्नेसेस में यूज होता है, क्यों, सन से रेज आती है, सोलार है तो पता ही है सन से आएगी तो पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज हो जाएगी, वो पॉइंट मेरा फोकस है, तो वहाँ पे मैं खाना रख देता हूँ तो मेरा खाना गर्म होना शुरू हो जाता है। अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ का यूज होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है मेरे रेयर व्यू मिरर में। क्यों बेटा, रेयर व्यू मिरर में अब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा वो, ठीक है, बट मुझे वाइडर व्यू मतलब ज़्यादा चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। सेम रीजन का मैं शॉप्स एंड सिक्योरिटीज और ब्लाइंड टर्न में भी उसे यूज़ कर लेता हूँ। फिर बेटा ये साइन एंड कन्वेंशन, यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के थ्रू आपको आता है। लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट है तो कहते हैं लेफ्ट साइड में कोई चीज़ है, अगर ऐसा हॉरिजॉन्टली गिन रहा हूँ, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर नीचे किससे गिनना है, अगर प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, ये आपको पता है बेटा। फिर अपना मिरर फॉर्मूला, आई होप आप लोगों को पता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन जो कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन कहते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है h'/h, जिसकी एक और वैल्यू होती है -v/u, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, मैग्निफिकेशन और नंबर और साइन, जो नंबर साइन और नंबर का है, साइन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल डायरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, 1 से बड़ा नंबर है तो एनलार्ज, 1 जितना है तो सेम साइज, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड। आई होप आपको ये सब चीज़ें पहले से पता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली आती है, टेढ़ी आती है, तो वो बेंड होना शुरू हो जाती है, या तो टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज होती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर मैं नॉर्मली ला रहा हूँ, ऑब्लिकली नहीं ला रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल 90 डिग्री पर लेकर आ रहा हूँ, तो बेटा स्पीड चेंज होगी पर बेंडिंग नहीं होगी। तो बेंडिंग नॉर्मल के तरफ हो रही है, अवे हो रही है, उसको याद रखने के लिए क्या है, राहुल द्रविड़ तमिलनाडु, यानी क्या है बेटा, अगर रेयर टू डेंसर है तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, ये अगर मीडियम में रेयर था उससे डेंसर में आया तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, और वो अगर डेंसर से रेयर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा।
रेयर मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो, डेंसर मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड कंपेरेटिवली मेरी कम हो। फेयर है यहाँ तक के बेटा? देखो जितना स्पीड का डिफरेंस आएगा ना दो मीडियम में, उतना ही बेंडिंग टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल का एक्सटेंड रहेगा। बहुत ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बेंडिंग होगी। कम स्पीड का डिफरेंस है, कम बेंडिंग मेरी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा? फिर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, जिसमें डायग्राम वायग्राम बनाए थे, इसका एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि मेरी इंसिडेंट रे जो थी, यानी यहाँ पे के लिए ई ओ मान लीजिए, उसको अगर मैं एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, और जो मेरी इमर्जेंट रे है यानी कि ओ डैश आर है, आई थिंक ओ डैश एच, सॉरी ओ डैश एच है, ये दोनों पैरेलल हो जाती है। पैरेलल क्यों होती है? क्योंकि जो मेरी इनकमिंग रे थी वो दो बार बेंड हुई और अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हुई है। जितना एंगल हुआ था टुवर्ड्स नॉर्मल उतना ही अपोजिट फ्रॉम नॉर्मल हुआ, मतलब बेंडिंग इज इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए वो मेरी रे पैरेलल हो जाती है। फिर जो दोनों रेस, जो पैरेलल रेस है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था। पहला थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और तीसरा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, चलिए अब बेटा अपना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। क्या क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। दूसरा जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते थे, वो क्या बोलता था? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। मतलब मैथमेटिकली क्या हो गया? साइन आई अपॉन साइन आर मेरा कांस्टेंट है। कब? अगर मेरा एक ही कलर ऑफ लाइट की बात करूं और एक ही पेयर ऑफ मीडिया की बात करूं तो। ठीक है, साइन आई बाय साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो वैल्यू आती है ना कांस्टेंट की मैथमेटिकली, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाती है, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए स्नेल्स लॉ हमेशा टकाटक चलता है सिवाय एक बार के। कब? अगर आपकी रे 0 डिग्री है ना, नॉर्मली अगर आ रही है, तो वहां पे स्नेल्स लॉ आप लगा नहीं सकते। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जस्ट ऊपर पढ़ा अपन लोगों ने, क्या था? वो कांस्टेंट था। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? कितनी बेंडिंग हो रही है, कितना एक्सटेंड की बेंडिंग हो रही है वो। सर वो एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग तो भी स्पीड से भी देखा था कि स्पीड में जितना चेंज रहेगा। एग्जैक्टली तो देखो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जहां से आई है अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यहाँ पे गई है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं। तो देखिए जैसा वहां पे मैथमेटिकली लिखा हुआ है n/1, मतलब स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अगर NBA लिखा हुआ है मतलब स्पीड इन मीडियम A अपॉन स्पीड इन मीडियम B रहेगा। तो जो पहले लिखा है वहां पे घुसी है, जो बाद में लिखा है वहां से आई है, वैसा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्योंकि रेशियो ऑफ सिमिलर यूनिट्स है, मतलब मीटर पर सेकेंड अपन मीटर पर सेकेंड रहेगा, तो दोनों कट जाएगा, तो मेरा ऐसा यूनिट कुछ भी नहीं बचेगा इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखिए आप लोगों को सबसे रेयर मीडियम कौन सी होती है पता है क्या आपको? सबसे रेयर मीडियम होती है वैक्यूम या एयर। सर रेयर का मतलब जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो, डेंस मतलब स्पीड कम। सबसे रेयर मीडियम होती है वैक्यूम या एयर, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मैं एयर या वैक्यूम निकाल रहा हूँ तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे में अपन जो NBA लिख रहे थे, तो मान लीजिए मेरी एयर से या वैक्यूम से आई है, वाटर में गई है, तो मैं एयर का मेंशन ही नहीं करूंगा, सिर्फ मैं NW लिख दूंगा। ठीक है, तो अगर NW लिखा है इसका मतलब आई थी एयर या वैक्यूम से, घुसी है किसमें? वाटर में। और देखो अगर मुझे दिया हुआ है कि NW की वैल्यू 1.33 है, इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। या फिर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ND दिया हुआ है 2.42, तो उसका मतलब हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके एनसीईआरटी में चार्ट बना के दिया वो याद नहीं रखना है, बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि देखो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है। सर ये क्या है बता दो बेटा? वो रेयर और डेंस वाला जो है ना वो डेंसिटी है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे बढ़ रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है, बेंडिंग भी बढ़ रहा है, बस स्पीड मेरी घटे जा रही है, और उसी का उल्टा नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट अपन पढ़े ना मास डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपन वॉल्यूम, वो वाले में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट का मास डेंसिटी कम हो बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। जैसे केरोसिन, उसकी खुद की मास डेंसिटी वाटर से कम है बट ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। ठीक है, फिर देखिए बेटा लेंस वेंस के डेफिनेशंस नियरली एग्जैक्टली सेम चलते हैं। इसके लॉज आप लोगों को, रूल्स वगैरह आप लोगों को पता है। क्या है बच्चा? देखिए पहले कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो फोकस से पास हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होकर, रिफ्लेक्ट होकर नहीं। अगर फोकस से आई है तो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएंगी। और आखिरी वाला क्या है? अगर ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो वैसे की वैसी आगे बढ़ जाएगी। यही कॉन्केव लेंस का देखो, अगर मेरी
पैरेललाइटी प्रिंसिपल आ सकते हैं। तो जो पहले खुद का फोकस था ना उससे दूर भाग के रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दूसरा है अगर सेकेंड वाले कहते हैं फोकल लेंथ से ऊपर डायरेक्टेड है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा अपना बड़ा वाला अगर ऑप्टिकल सेंटर पे से आई है तो चुपचाप से वैसे की वैसे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेटा इसके भी अपने इमेजेस रे डायग्राम्स वगैरह देखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपने नोट्स में ना शायद से आपको अगर मैंने पहले नोट्स दिया है तो यहाँ पे गलती थी, वो एट 2F1 होना चाहिए। आप लोग इसमें कुछ और लिखा हुआ हो सकता है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब देखिए बेटा अपने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के यूजेस देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है बट पूछ सकते हैं। देखिए आप जो चश्मे पहनते हो ना बेटा, ये इसमें लेंस लगता है, या तो कॉन्केव लेंस लगता है या कॉन्वेक्स लेंस लगता है। तो अगर कभी आपको पूछा तो आप बोल देना करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉन्केव लेंस ही कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कब यूज करते हैं बेटा, जब अगर आपको पास का दिखाई देता है दूर का दिखाई देता है। तो कॉन्केव कब यूज करते हैं, जब आपको दूर का नहीं दिखाई देता है पास का दिखाई देता है। ठीक है, ये वैसे अपन ये सबको नाम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अगर आपसे ये चैप्टर है, आपको इतने ही चैप्टर के ऊपर टेस्ट है तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप नाम नहीं लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस मेजरली कहाँ यूज हो जाते हैं, अपने कैमरा में यूज होते हैं, टेलीस्कोप वगैरह में यूज होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होते हैं। और कॉन्केव लेंस हमारे जो ये दरवाजे पर रहता है ना होल, वो जिससे हम देखते हैं कौन है कौन नहीं है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाई होल, बेटा उसमें यूज हो जाता है हमारे कॉन्केव लेंस। क्यों होता है, हमें वाइडर व्यू मिल जाए बेटा, ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाए कौन कौन है। बंदा छोटा दिख रहा है तो भी चल जाएगा ना, पर तुमको पता चल जाएगा बंदे के हाथ में बंदूक है या नहीं है, या बंदा पहचान वाला है या नहीं है। ठीक है बेटा, ये वही साइन कन्वेंशन। बस लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन h'/h होता है बट इस बार होता है v/u, माइनस v/u नहीं होता है। सेम है मैग्निफिकेशन वगैरह का मीनिंग सब कुछ। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट है ऐसा क्या, पावर ऑफ लेंस। बेटा पावर ऑफ लेंस होता क्या है बेटा, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज या डाइवर्ज द इनकमिंग रे। क्या है, जो रे आ रही है मेरी उसको कितना कन्वर्ज कर रहा हूं या कितना डाइवर्ज कर रहा हूं एक लेंस, वो उसका पावर बताता है। मैथमेटिकली क्या होता है बेटा, ये हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ मीटर में तो मतलब पावर इज इक्वल टू 1/f, अगर फोकल लेंथ मीटर में लिखी है तो मैंने, बट नहीं समय तो सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ तो कोई नहीं, तो फॉर्मूला हो जाता है 100/f। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। सर पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, होता है डायोप्टर, DIOPTRE शायद है। ठीक है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो 1 डायोप्टर उस लेंस का फोकल, वो उस लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसका पावर भी पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का कहते हैं फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो उसका पावर भी नेगेटिव होता है। तो अगर आपको चश्मा है, अगर आपका पॉजिटिव नंबर है मतलब आपके ना कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, अगर आपको नेगेटिव नंबर है मतलब आपको कॉन्केव लेंस लगा हुआ है। यहाँ पे जिन बच्चों को चश्मा उनको फायदा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चश्मा है, मेरा नेगेटिव पावर है, मुझे पता है मुझे दूर का नहीं दिखता है, तो मैं कैलकुलेट कर पाता हूँ अच्छा नेगेटिव पावर है मतलब कॉन्केव लेंस लगा है, कॉन्केव लेंस दूर का देखने का काम आता है। अगर मेरे को पॉजिटिव पावर है तो मेरे को ये पता रहेगा कि मुझे पास का ही दिखता है, तो मैं बोलूँगा अच्छा पॉजिटिव पावर है मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ है मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस पास का देखने के इसमें काम में आना शुरू हो जाता है मेरा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको चश्मा है या कभी रहा नहीं है बट आप वो डॉक्टर के पास गए हो चश्मे वश्मे का नंबर के हिसाब से कभी भी या देखा हो, तो आपने देखा होगा कि वो मल्टीपल लेंस लगा के अपने पावर डिसाइड करते हैं। बेटा ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का होता है। इसमें अगर मल्टीपल लेंस को चिपका के रखोगे तो इफेक्टिव पावर उनका इंडिविजुअल का सम हो जाएगा। तो पावर इफेक्टिव इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 ऐसे कर करके सब कुछ रहेगा। फोकल लेंथ ऐसे सिंपली ऐड नहीं होता कि फोकल लेंथ इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3, नहीं, बट पावर ऐड हो जाते हैं मेरे। बेटा हम लोग मेजरली ये क्यों पावर कहते हैं कॉम्बिनेशन लेंसेज करते हैं, जिससे हमारा कहते हैं इमेज का शार्पनेस और बढ़ जाए। ठीक है, तो बेटा इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स मैंने पहले करा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो एनसीईआरटी के और बाहर के कुछ क्वेश्चन थे वो देखने वाले। एनसीईआरटी के रादर हमने पूरे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, हमारे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे वो एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो बेटा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो अपने से प्लीज़ पूछ लीजिए। यहाँ पे अपना थ्योरी वाइज चैप्टर समझाना पूरा खत्म हो चुका है, क्वेश्चंस बचे हैं वो देख लेंगे। आप कोई क्वेश्चन को एनकाउंटर करते जो आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, और न्यूमेरिकल में कुछ इशू आ रही है तो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू गाइस।